इन द कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स, आज हम बात कर रहे हैं फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस की। तो पहले स्टेटमेंट को समझते हैं एंड देन हम उसकी फॉर्मूला भी डिफाइन करेंगे। सो द डिस्टेंस एट विच द डिफ्रैक्शन स्प्रेड ऑफ द बीम इज इक्वल टू द साइज ऑफ अपर्चर इज कॉल्ड एज फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस। क्या बात कर रहे हैं? डिफ्रैक्शन स्प्रेड किसके इक्वल होना चाहिए? साइज ऑफ द अपर्चर के इक्वल हो, तब आप उस डिस्टेंस को क्या बोल सकते हैं? फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस बोल सकते हैं। और ये वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस तक आपका डिफ्रैक्शन स्प्रेड और साइज ऑफ द अपर्चर सेम हो जाए। तो अब मैं इसे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए साइज ऑफ द स्लिट था ए। अगर डिफ्रैक्शन स्प्रेड की बात करते हो तो सेंट्रल पॉइंट से डिफ्रैक्शन स्प्रेड, सपोज फर्स्ट मिनिमा आपको यहाँ मिला तो डिफ्रैक्शन स्प्रेड हो गया x, हम इसे बोलते हैं डिफ्रैक्शन स्प्रेड। फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन या जहाँ पर भी आपको मिनिमा मिल रहा था तो वो डिफ्रैक्शन स्प्रेड कहलाता है। कहता है कि अगर ये डिफ्रैक्शन स्प्रेड अगर a के इक्वल है तो उस वक्त जो जितनी दूरी पर आपने वो स्क्रीन रखा, जहाँ तक कि ये स्प्रेड जो है, जैसे जैसे आप स्क्रीन को दूर लेते जाओगे ये स्प्रेड बढ़ता चला जाएगा, यानी x जो है इंक्रीज़ होता चला जाएगा। उसकी बात नहीं हो रही है। तो हम कह रहे हैं कि जब तक ये इक्वल है उतने तक के डिस्टेंस को हम फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एज लॉन्ग एज योर x इज इक्वल टू a, मैंने यहाँ स्लिट साइज़ को a बोल दिया है, कुछ बुक्स में d भी लिखा होता है। इनफैक्ट मैंने जो पुरानी वीडियो बनाई थी उनमें मैंने इस स्लिट साइज़ को d ही लिखा है, तो लेट मी कॉल इट एज अ डी ओनली। चलिए डी बुला देते हैं। तो x इज इक्वल टू डी होता है, तो फिर आप d को df बोल सकते हो। और ये df अब क्या कहलाएगा? ये फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस है। तो अगर इसे मैं फॉर्मूले में प्लेस करूँ, जो हमारा x को डिफाइन करने का फॉर्मूला होता था वो होता था आपके पास लैम्डा d बाई डी, ये रिलेशनशिप होता था। बट हम तो कह रहे हैं कि d और ये और x और d इक्वल हो गया, तो दिस विल बी डी स्क्वायर, सो दिस विल बिकम डी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा डी। लेकिन अब इस सिचुएशन में जब x और d इक्वल हो गया तो हम इस d को क्या कहेंगे? डी एफ कह देंगे। एंड डी एफ हमारे पास अब फॉर्मूला आ जाता है, दैट विल बी इक्वल टू डी स्क्वायर बाय लैम्डा, और इसी को कहा जा रहा है फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस। ये दूसरे टर्म्स में भी डिफाइन किया जा सकता है। इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द मिनिमम डिस्टेंस। कम से कम वो डिस्टेंस है जब तक कि बीम ऑफ द लाइट कैन ट्रेवल बिफोर इट्स डेविएशन। यानी देखिए यहाँ से सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन चलती गई तो ये जो विड्थ था ये भी अगर x के बराबर आ रहा है तो वो कह रहा है कि जब तक डेविएशन आना शुरू नहीं हुआ उतने से पहले पहले का जो डिस्टेंस था वो भी आपका फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस ही कहलाता है। इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज मिनिमम डिस्टेंस अ बीम ऑफ लाइट कैन ट्रेवल बिफोर इट्स डेविएशन फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन पाथ बिकम्स सिग्निफिकेंट, यानी कि बिफोर इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ बिकम्स सिग्निफिकेंट। तो स्ट्रेट लाइन पाथ से ज़्यादा डेविएशन सिग्निफिकेंट नहीं हो पाती है, और लाइट कैसी ट्रेवल कर रही होती है? स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल कर रही होती है, डेविएट नहीं होती है अभी अपने पाथ से। तो उतने तक की जो दूरी इसने कवर की उसको भी आप फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस बोल सकते हैं। वो भी कम ही होगा डी से, यानी कि अगर बहुत दूर आप स्क्रीन को लेके जाओगे तो ऑफकोर्स डेविएशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कम से कम वो डिस्टेंस जहाँ पर स्ट्रेट लाइन पाथ से वो काफ़ी डेविएशन नहीं दिखाती है। तो इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। दिस इज एक्सरसाइज क्वेश्चन 10.10। Estimate the distance from which the ray optics is good approximation for an aperture of 4 mm and the wavelength of 400 nanometer. So हमें wavelength given है 400 nanometer एंड हमें अपर्चर गिवन है, और उस अपर्चर यानी कि स्लिट साइज़ हमें गिवन है। तो हम कह सकते हैं कि ए हमें गिवन है, या डी हम बोल रहे थे 4 मिलीमीटर का अपर्चर हमें गिवन है। और हमसे पूछा यह गया है कि अगर इतना अपर्चर हो, इतनी वेवलेंथ हो, तो कहाँ तक, कितनी दूरी तक रे ऑप्टिक्स जो है वो गुड अप्रॉक्सीमेशन में रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ हमें क्या निकालना है? फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस यही कंफर्म करता है कि इस डिस्टेंस तक, यानी फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस तक लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करेगी और उसका डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल पाथ या स्ट्रेट लाइन पाथ से ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो यानी तब तक, कब तक? जब तक आपके पास डी एफ जो है वो डी स्क्वायर बाई लैम्डा नहीं होता, या फिर आपको फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस मिल रहा होता है, या हम कहते हैं कि स्लिट साइज़ जो है वो डिस्पर्शन स्प्रेड के बराबर हो जाती है, डिफ्रैक्शन स्प्रेड के बराबर हो जाती है, तब हम इस कंडीशन को लेते हैं जो मैंने पिछले अभी डेफिनेशन स्टेट करते हुए बताया। तो हमें ये निकालना है, हम डी की वैल्यू भी पुट करते हैं और लैम्डा की वैल्यू भी पुट करते हैं। तो स्ट्रेट आपको वैल्यूज़ प्लेस करनी है, एंड व्हेन यू विल प्लेस इट 10⁻³ का स्क्वायर कर देते हैं हम, एंड दिस इज़ 4 × 10⁻⁷ 9 था,
-9, लेकिन 100 से -7 रह जाएगा। सो इट विल कम आउट एज 40 मीटर। और ये NCERT का क्वेश्चन है, तो हम कह सकते हैं कि 40 मीटर डिस्टेंस तक आपकी रे ऑप्टिक्स वैलिड रहेगी, यानी कि तब तक जो डेविएशन फ्रॉम द पाथ है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ कॉर्पस्कुलर थ्योरी प्रिडिक्टेड द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम से वाटर। तो यानी कि किसी मीडियम के अंदर, जैसे कि एग्जांपल इन्होंने यहाँ लिया है कि वाटर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो है दैट टू बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। यानी हम जब अगर एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात करें तो एक्सपेरिमेंटली हम ये प्रूव कर सकते हैं कि लाइट जब एंटर करती है वाटर में तो उसकी स्पीड घट जाती है, जैसे डेंसर रेयरर से डेंसर में जाती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज़ हो जाती है। लेकिन ये कहता है कॉर्पस्कुलर थ्योरी कह रही थी कि स्पीड ज़्यादा क्या होनी चाहिए, या बढ़ जाएगी। तो कहता है कि इज़ द प्रेडिक्शन कन्फर्म्ड बाय द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन। तो ये तो मैंने यहीं बोल ही दिया कि एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन हमें बिल्कुल इसके अपोजिट बताती है कि स्पीड ज़्यादा क्या होनी चाहिए, वाटर के अंदर जाने पर स्पीड घटनी चाहिए। और अगर नहीं करती तो विच ऑल्टरनेटिव पिक्चर ऑफ लाइट इज़ कंसिस्टेंट विद द एक्सपेरिमेंट। तो कौन सी ऑल्टरनेट पिक्चर है जो हमें इसके बारे में क्लियर प्रोडक्शन देती है। तो सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो थी वो आपको क्या कह रही थी कि न्यूटन ने थ्योरी दी थी, और उन्होंने कहा कि जब लाइट एक मीडियम से यानी रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ, रेयरर बोल देते हैं, डेंसर मीडियम की तरफ एंटर करती है, तो जिस भी वेलोसिटी से लाइट जा रही होती है, किसी सर्टेन वेलोसिटी से एयर में जाएगी, सर्टेन वेलोसिटी विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लेकिन जैसे ही वो दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई होगी, लेट अस कॉल इट एज अ v। अब इस v वेलोसिटी के ऊपर, इन पार्टिकल्स के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करना शुरू कर देती है नॉर्मल टू द सरफेस। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो उसकी वजह से जो नॉर्मल कंपोनेंट है, जैसे इसको हम स्प्लिट करें तो दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कॉस कंपोनेंट बनेगा और एक इस तरफ आपका साइन कंपोनेंट बनेगा। तो ऐसे ही ऊपर वाली अगर वेलोसिटी की बात करें तो उसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट इस तरफ बन जाएगा जिसको हम साइन कंपोनेंट कह रहे हैं, और एक कंपोनेंट बनेगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि जो आपको ये वाला कंपोनेंट नॉर्मल कंपोनेंट बोला। तो उसने कहा कि जब अंदर इनसाइड द वाटर आई या दूसरे मीडियम में एंटर की तो जो नॉर्मल कंपोनेंट है उसके ऊपर तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगी और उस अट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ, स्पीड बढ़ गई। तो वो मान के चल रहे थे कि स्पीड इंक्रीज़ हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि जो ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगे इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो यहाँ तो मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर दिखा दिया है क्योंकि बाय वेक्टर लॉ कंसीडर करते हुए, लेकिन आप इसको इससे इक्वेट कर सकते हो। तो अब वो ये कह रहा है कि जो नॉर्मल डायरेक्शन थी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डायरेक्शन थी, उसके ऊपर उसकी वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जो नॉर्मल कंपोनेंट्स थे उनकी वेलोसिटीज़ को इंक्रीज़ हो गई। तो हम इसको कंपेयर करें कि इसका नॉर्मल कंपोनेंट देखें तो यहाँ कंपोनेंट बन जाता है आपके पास c साइन ऑफ i, जैसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट बनेगा वो हो जाएगा आपके पास, इसकी वेलोसिटी v है तो v साइन ऑफ r, और इस तरफ जो कंपोनेंट बनेगा यहाँ पर कह लें या इधर दिखा लें तो ये बन जाएगा c साइन ऑफ i। तो कहते हैं दीज टू कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम होनी चाहिए, तो अगर हम इक्वेट करें तो c साइन i इज इक्वल टू v साइन ऑफ r, और अगर रेशो ले ली जाए तो साइन i बाय साइन r जो कि स्नेल्स लॉ है जिसके मुताबिक v बाय c होना चाहिए, लेकिन v तो वेलोसिटी वो कह रहा है पानी में आने के बाद क्या होना चाहिए, वेलोसिटी का कंपोनेंट इंक्रीज़ कर गया। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला था, स्नेल्स लॉ कह रहा था साइन i बाय साइन r इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ से, एयर से वाटर का। आई हैव रीअरेंज्ड इट, c को मैं नीचे ले आई हूँ, v को यहाँ रख लिया है, एंड आप इस रिलेशनशिप को, क्योंकि हम कहाँ से कहाँ जा रहे थे, एयर टू वाटर, इसे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूजिंग द स्नेल्स लॉ डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इक्वेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए है तो यहाँ v की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1, तो ये रिलेशनशिप भी ग्रेटर देन 1 हो गया, जो कि एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है वो ग्रेटर देन 1 ही होता है। तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी में यही कहा गया कि वेलोसिटी वाटर में ज़्यादा हो जाती है और इसीलिए वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होता है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस का बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जैसे ही हम रेयरर से डेंसर में आते हैं तो स्पीड बढ़ने की बजाय कम होती है। तो इसे कंफर्म किसने किया, नेक्स्ट पार्ट पूछ रहा है कि कौन सी ऑल्टरनेट पिक्चर ऑफ लाइट थी, लाइट इज़ कंसिस्टेंट विद दिस एक्सपेरिमेंट। तो जो ऑल्टरनेट पिक्चर ऑफ लाइट है जो कंसिस्टेंट है वो है हाइगन प्रिंसिपल, और हाइगन प्रिंसिपल ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव किया था। तो यहाँ रिफ्लेक्शन की बात हो रही है तो यहाँ रिफ्रैक्शन का हमने बाकायदा प्रूव किया, जिसमें स्नेल्स लॉ का रिलेशनशिप निकाला था जो c बाई v आता है, यानी v1 बाई v2 देते हैं हम रिलेशनशिप। यहाँ क्या आ रहा है, उल्टा, यहाँ v बाई c आ रहा है, तो जो कि रिवर्स आपको इम्प्लीकेशन, मतलब उसका आंसर जो होगा वो बिल्कुल अपोजिट आ जाएगा।
सो हैंस वी कैन से दैट कि ये थ्योरी जो है ये रॉन्ग थी, मैच नहीं करती थी हमारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू हैव लर्नड इन द टेक्स्ट हाउ हाइगन प्रिंसिपल लीड्स टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यूज द सेम प्रिंसिपल टू डिड्यूस डायरेक्टली that a point object placed in front of the plane mirror produces a virtual image whose distance from the mirror is equal and opposite equal to the object distance from the mirror। ओके, तो हमें एक प्लेन मिरर कंसीडर करना है। सपोज हम एक प्लेन मिरर कंसीडर कर लेते हैं और प्लेन मिरर के आगे हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ रख दिया और उस पॉइंट ऑब्जेक्ट से लाइट रेडिएशन हमने इंसिडेंट करा दी प्लेन मिरर के ऊपर। तो लेट अस से कि वो ये पूछना चाह रहा है कि आपको ये बताना है कि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा था उतने ही डिस्टेंस पे आपकी इमेज बन रही थी, लेकिन यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल, यानी कि यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट। सो इसे हम वेव फ्रंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ था तो एक वेव फ्रंट जो था इंसिडेंट हुआ मिरर के ऊपर, और क्योंकि ये एक पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा तो उसे मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से बना देती हूँ। ये एक्चुअल वाला वेव फ्रंट था जिसने जो कांटेक्ट में आया मिरर के। अब क्या होना चाहिए, अगर तो ये मिरर नहीं होता तो ये वेव फ्रंट आगे बनता, यानी आफ्टर से जैसे वेव फ्रंट्स एक प्राइमरी बना फिर सेकेंडरी बना तो ये आगे की तरफ प्रोसीड करता। तो लेट अस से कि वो जो पॉइंट था जहाँ पर आगे वेव फ्रंट जाना चाहिए था तो वो पॉइंट था आपका ये वाला, कि ये आगे पॉइंट जाना चाहिए था अगर ये मिरर नहीं होता। लेकिन अब क्योंकि मिरर है तो रिफ्लेक्शन हो जाएगी, और रिफ्लेक्शन होगा तो एग्जैक्टली उसका रेप्लिका आपको इस तरफ मिल जाएगा। तो एक वेव फ्रंट जो है हमें यहाँ मिल गया आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब नोट करने वाली बात यह है कि इस पॉइंट को अगर मैं ये एक लाइन जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस जिसे हम बोलते हैं, तो इसको कहते हैं पी डैश, और इसको कहते हैं मिडल वाले पॉइंट को हम बोल देते हैं पी, और इसको कहते हैं पी डबल डैश। तो अब जो डिस्टेंस पी और पी डबल डैश के बीच में ये डिस्टेंस, पी डैश और पी के बीच में ये डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि वेव फ्रंट क्या होते हैं सेम फेज में वाली पॉइंट्स को ही हम कंसीडर करते हैं। तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। सो सेम यहाँ पर भी ये और ये डिस्टेंस भी सेम है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। सिमिलरली यहाँ पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो भी सेम होगा। एवरी पॉइंट, हर जगह पर जो डिस्टेंस है वो क्या आ रहा है, वो सेम आ रहा है। तो अगर डिस्टेंस सेम आ रहा है तो जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट दूर होगा उतनी ही डिस्टेंस पे आपका इमेज भी दूर होगा। जो इमेज ये मिरर बनाएगा, क्योंकि वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, हमने कहा कि वेव फ्रंट की जो इमेज बनी थी, जो वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ उसकी जो इमेज बनी थी वो उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर आपका मिरर अगर नहीं होता तो वेव फ्रंट बनता। तो रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट और इंसिडेंट वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से और यहाँ से हर जगह से सेम ही आ रहा है, और रिफ्लेक्शन जब वेव फ्रंट नहीं है तो भी सेम ही आ रहा है। तो यानी कि हमने कहा कि ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट यहाँ किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा है तो उससे रिफ्लेक्ट होकर जो हमें इमेज मिलनी चाहिए, यानी कि इस वेव फ्रंट की तरह जो वेव फ्रंट मिली वो उतने ही डिस्टेंस पे होगी जितनी दूरी पर आपका ऑब्जेक्ट था। In this question, let us list some of the factors which could possibly influence the speed of the wave propagation, nature of source, direction of propagation, motion of the source and observer, wavelength, intensity of light। यानी हमें कहा गया है कि हमने ये कुछ फैक्टर्स दिए हैं जो कि शायद स्पीड ऑफ लाइट को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, तो लेकिन किन केसेस में, ऑन विच ऑफ दीज फैक्टर्स, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो किसी को चेंज कर सकता है। यानी कि पहला तो केस दिया है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को क्या वो चेंज कर सकता है। तो अगर हम सिर्फ वैक्यूम्स में स्पीड की बात कर रहे हैं तो इनमें से कोई भी फैक्टर स्पीड ऑफ लाइट को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट होती है। तो इनमें, और यही सबसे बड़ा पॉस्टुलेट होता है रिलेटिविटी थ्योरी का। तो रिलेटिविटी थ्योरी का आउटकम ही यही था कि हमने कहा था कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम में वो कांस्टेंट रहेगी। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इन सभी फैक्टर्स से किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं हो रही। सेकेंड पार्ट में वो पूछ रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट अगर मीडियम में है, ग्लास में या से वाटर में, तो क्या वो इनमें से किसी फैक्टर पे डिपेंड करेगी। तो सबसे पहली बात करते हैं नेचर ऑफ सोर्स पर। तो नेचर ऑफ सोर्स पे स्पीड ऑफ लाइट मीडियम हुआ या कहीं और हुई तो किसी भी मीडियम में वो डिपेंड नहीं करती। और ये बात ट्रू है दूसरे वेव्स के लिए भी, यानी साउंड वेव्स के लिए भी, वाटर वेव्स के लिए भी, वो भी किसी सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती। सोर्स का नेचर कैसा हो इस पर डिपेंड नहीं करती। देन नेक्स्ट आता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पे। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पे भी डिपेंड नहीं करती, यानी मीडियम
का नेचर पे डिपेंड कर सकती है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पे नहीं। सो प्रोपगेशन के भी इंडिपेंडेंट हो गई। मोशन ऑफ द सोर्स एंड ऑब्जर्वर, तो अगर हम यहाँ बात करें तो जब हम ये एक तरीके से डॉपलर्स इफेक्ट से रिलेटेड है ये पॉइंट। जब हम डॉपलर्स इफेक्ट साउंड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सोर्स मोशन में हो या ऑब्जर्वर मोशन में हो, दोनों में से कोई भी मोशन में हो, जो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी होगी वो डिफरेंट हो जाएगी ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी से। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जब हम डॉपलर्स इफेक्ट लाइट की बात करते हैं तो सोर्स के मोशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑब्जर्वर मूव कर रहा है टुवार्ड्स दिस यू मे से मीडियम, इस मीडियम में ऑब्जर्वर अगर मूव करेगा तो उससे इन्फ्लुएंस पड़ जाएगा। यानी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर सोर्स मीडियम के अंदर मूव करता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा स्पीड ऑफ लाइट पे, लेकिन अगर ऑब्जर्वर मीडियम में मूव करता है तो फिर उसकी स्पीड ऑफ लाइट वेरी कर जाएगी। वेवलेंथ की बात करते हैं तो वेवलेंथ का तो रिलेशनशिप हमें पता है, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो ये रिलेशनशिप तो हमें मालूम है, तो इसका मतलब वेवलेंथ पर तो डिपेंड करता ही है। सो अब देख लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ वेव पर डिपेंड करती है। तो इंटेंसिटी ऑफ वेव पर अगर आपके पास ऐसा स्पीड ऑफ लाइट की हम बात कर रहे हैं मीडियम में जो लो इंटेंसिटी की है, तो वहाँ पर तो इंटेंसिटी के ये इंडिपेंडेंट हो जाती है। लेकिन अगर बहुत हाई इंटेंस बीम चल रही है तो फिर वहाँ ये इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगी। यानी स्पीड ऑफ लाइट हाई इंटेंसिटी अगर हो तो फिर वो वेरी कर जाती है, अगर लो इंटेंसिटी है या मीडियम इंटेंसिटी है तो फिर उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो डिपेंड तो है, पार्शियल डिपेंडेंस इज़ देयर इन ऑन द इंटेंसिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन कहता है इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ द स्लिट इज मेड डबल द ओरिजिनल विड्थ। यानी कि स्लिट का विड्थ बढ़ा दिया है, स्लिट साइज बढ़ा दिया है, तो उससे हाउ डज दिस अफेक्ट द साइज एंड इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल डिफ्रैक्शन बैंड। तो इंटेंसिटी पर और साइज़ ऑफ द सेंट्रल डिफ्रैक्शन बैंड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सेंट्रल बैंड की अगर हम फ्रिंज विड्थ देखें तो फॉर्मूला होता है 2 लैम्डा डी बाई डी। तो डी क्या है, स्लिट साइज़ है। अब वो कह रहा है कि स्लिट साइज़ को उन्होंने क्या किया, डबल कर दिया। तो दे मेड द स्लिट साइज़ ये 2D कर दिया। तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाना चाहिए, रिड्यूस हो जानी चाहिए टू हाफ। तो बीटा डैश हो जाएगा आपका बीटा बाई 2, ये हाफ हो जाएगा। देन नेक्स्ट बोला इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी किसकी प्रोपोर्शनल होती है, वो आपके एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर आपने एम्पलीट्यूड स्क्वायर के, रादर हम कहते हैं एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो अगर आपने स्लिट साइज़ इंक्रीज़ किया है तो ज़्यादा लाइट ट्रेवल कर रही है तो वो क्या हो जाएगी, वो 4 टाइम्स हो जाएगी। तो इट विल बिकम 4 टाइम्स, क्योंकि हम यहाँ ये कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर था तो हमने डबल किया इन्होंने स्लिट साइज़ को, तो वो डबल का हम स्क्वायर फर्दर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। सो इन व्हाट वे इज़ द डिफ्रैक्शन फ्रॉम ईच स्लिट रिलेटेड टू द इंटरफेरेंस पैटर्न इन द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो अगर आप डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात करें तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में एक सिंगल स्लिट होता है और उससे रेडिएशंस निकलती हैं। लेकिन जब हम इंटरफेरेंस पैटर्न की बात करते हैं तो उसके अंदर 2 स्लिट होती हैं, तो 2 स्लिट से रेडिएशंस निकलती हैं और वो आपस में एक दूसरे को इंटरफेयर करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इन व्हाट वे द डिफ्रैक्शन फ्रॉम ईच स्लिट रिलेटेड टू द इंटरफेरेंस पैटर्न इन द डबल स्लिट। तो डबल स्लिट में जो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है उससे ये कैसे मिलती हैं। सो हम इसे ये कह सकते हैं कि यहाँ सिंगल स्लिट में जो डिफ्रैक्शन था, उन डिफ्रैक्शन पैटर्न जो डेवलप हुए इस स्लिट का और इस स्लिट का, उनमें आपस में ओवरलैपिंग हुई, यानी उनमें आपस में सुपर इम्पोजिशन हुआ और जिससे आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिला। तो डिफ्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल स्लिट इज क्रिएटिंग द इंटरफेरेंस ऑफ द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। When a tiny circular obstacle is placed in the path of the light from a distant source, यानी कि आपका सोर्स कहीं यहाँ पर रखा हुआ था और उसके पाथ में जब सोर्स इन्फिनिटी पर रखा होता है तो उससे हमें प्लेन वेव फ्रंट मिलता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमें प्लेन वेव फ्रंट मिला था। ये तो मैंने पास ही दिखा दिया, स्फेरिकल लग रहा होगा, लेकिन इन्फिनिटी पे अगर सोर्स रखा है तो दिस इज़ व्हाट अ टाइनी ऑब्स्टेकल हमने रख दिया है, प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द लाइट फ्रॉम ए डिस्टेंट सोर्स। अ ब्राइट स्पॉट इज सीन एट द सेंटर ऑफ द शेडो ऑफ द ऑब्स्टेकल। और जो भी आपने ऑब्स्टेकल रखा, सपोज आपने यहाँ पर कोई चीज़ रख दी है तो आप देखेंगे उस ऑब्स्टेकल के बिल्कुल सेंटर में एक ब्राइट स्पॉट बन जाता है। तो वो ऐसा ब्राइट स्पॉट हमें सेंटर पे क्यों मिल रहा है, वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसा किस वजह से, डिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि जो भी लाइट रेडिएशन कॉर्नर से बेंड हो रही थी वो डिफ्रैक्ट हो गई उस ऑब्स्टेकल्स के अराउंड, एंड
फिर उनके बीच में इंटरफेरेंस हुआ और जो कंस्ट्रक्टिव फ्रिंज वहाँ बनी उसकी वजह से आपको वहाँ पे ब्राइट स्पॉट मिल रहा है। फिर से समझ लेते हैं एक बार इसको कि यहाँ पर हमने एक ऑब्स्टिकल रखा, तो आप ऑब्स्टिकल की शेडो देखोगे, नीचे जो शेडो बन रहा होगा उस शेडो के अंदर ही आपको एक ब्राइट स्पॉट नज़र आएगा। यही बोल रहा है कि द डिस्टेंस सोर्स ए ब्राइट स्पॉट इज सीन एट द सेंटर ऑफ द शेडो। तो ऑब्स्टिकल के ऊपर नहीं बल्कि इस शेडो के ऊपर आपको एक ब्राइट स्पॉट नज़र आता है। तो ऐसा क्यों हुआ कि जब लाइट रेडिएशन यहाँ पर फॉल करेगी या जो भी लाइट रेडिएशन आ रही थी वो फॉल की, वो कॉर्नर से बेंड हो गई और बेंड होने पे एक कंस्ट्रक्टिव फ्रिंज बन गई यहाँ पर, और कंस्ट्रक्टिव फ्रिंज बनने की वजह से यहाँ आपको एक ब्राइट स्पॉट मिल गया। नेक्स्ट, 2 स्टूडेंट्स आर सेपरेटेड बाय 7 मीटर पार्टीशन वॉल इन द रूम 10 मीटर हाई। तो एक कमरा लिया, उसके अंदर हमने एक पार्टीशन बना दिया है कि एक बच्चे को हमने इधर खड़ा कर दिया, एक बच्चे को इधर। उन्होंने बोला कि डायमेंशन जो है वॉल की दे रखी है 7 मीटर एंड 10 मीटर हाइट, एंड 10 पार्टीशन की वॉल जो है सेपरेटेड बाय द 7 मीटर पार्टीशन वॉल इन द रूम 10 मीटर हाई। तो लंबाई भी दे रखी है और आपको हाइट भी दे रखी है। इफ़ बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स कैन बेंड अराउंड द ऑब्स्टिकल, तो हमें पता है कि डिफ्रैक्शन जो होता है वो आपका साउंड में भी हो सकता है और लाइट वेव में भी हो सकता है। तो वो कहता है कि हाउ इज़ इट देन द स्टूडेंट आर अनेबल टू सी ईच अदर बट अदर इवन दो दे कैन कन्वर्स इजीली। तो क्या हो सकता है कि वॉल की एक सर्टेन हाइट है, तो अगर एक बच्चा यहाँ से ज़ोर से चिल्ला के कुछ बोलेगा तो दूसरे को सुनाई तो देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइट रेडिएशन स्ट्रेट नहीं बल्कि कॉर्नर से क्या होगा, बेंड हो गई और बेंड होकर उस तक पहुँच गई। लेकिन यही चीज़ लाइट के साथ नहीं हुई, ये बच्चा उसे देख नहीं पा रहा है लेकिन उसको सुन पा रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ, हम इसका रीज़न देते हैं क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि जब हम डिफ्रैक्शन को डिफ़ाइन कर रहे थे तो उस वक्त हमने पढ़ा था कि लाइट का जो डिफ्रैक्शन होता है वो प्रोमिनेंट तब होता है जब स्लिट साइज़ जो है वो वेवलेंथ के इक्वल हो। जो ये स्लिट साइज़ आप लेते हो जहाँ से आपने लाइट पास करवाई है वो स्लिट साइज़ आपकी वेवलेंथ के क्लोज हो। अब साउंड जो वेवलेंथ होती हैं वो क्वाइट लार्ज होती हैं। तो अगर हम साउंड की वेवलेंथ की बात करें तो करीब करीब 0.3 मिलीमीटर 0.33 मीटर के आसपास आ जाती हैं साउंड की वेवलेंथ, और इतने बड़े साइज़ का स्लिट बनाना पॉसिबल होता है। लेकिन अगर हम, ये तो हुआ था साउंड के लिए, लेकिन अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट के पास जो वेवलेंथ होती है वो 10⁻⁷ मीटर रेंज की होती है। तो अगर इतनी रेंज की विजिबल लाइट की भी बात करो तो कम से भी कम इतनी ऑर्डर की चल रही है, तो इतनी छोटी स्लिट बनाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और इसीलिए लाइट का डिफ्रैक्शन बहुत इजीली ऑब्जर्वेबल नहीं होता, साउंड का इजीली हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रे ऑप्टिक्स इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। डिफ्रैक्शन इफेक्ट डिसअप्रूव्स दिस अजम्पशन। तो हमने कहा कि जब हम रे ऑप्टिक्स की बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, लेकिन जब हम डिफ्रैक्शन इफेक्ट कंसीडर करते हैं तो हम इस अजम्पशन को डिसअप्रूव कर देते हैं। तो डिसप्रूव किया है और उसके बाद भी येट द रे ऑप्टिक्स अजम्पशन is so commonly used in understanding the location and several other properties of the image in the optical instrument। लेकिन जब भी हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम फिर से रे ऑप्टिक्स कंसीडर करते हैं। वहाँ फिर भी हम स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी मानते हुए कि लाइट ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में, उसकी इमेज फॉर्मेशन को समझते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो वो ये कह रहा है कि ऐसा क्यों है कि इतना होने के बावजूद कि रे ऑप्टिक्स नहीं फॉलो करती है लाइट, फिर भी हम रे ऑप्टिक्स को मान रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो अपर्चर हम वहाँ पर लेंसेज का यूज़ करते हैं वो बहुत बड़ा है, तो उनके कॉर्नर्स इतने बड़े होते हैं और जो लाइट की वेवलेंथ होती है वो तो बहुत स्मॉल होती है। और हमें ये पता है कि डिफ्रैक्शन सिर्फ तभी होगा जब अपर्चर यानी कि जो ऑब्स्टिकल है उसका साइज़ आपके वेवलेंथ से मैच करे, तो वो कभी हो नहीं सकता। इसलिए वहाँ पर डेविएशन नहीं होगी, डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं होगा बिकॉज ऑफ देयर लार्ज अपर्चर। तो इतने लार्ज अपर्चर के अंदर डिफ्रैक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है या होता ही नहीं है, सो इसलिए हम उसे कंसिडर नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस सेज 2 टावर्स ऑन द टॉप ऑफ द 2 हिल्स आर 40 मीटर अपार्ट। तो हमें कह दिया कि एक टावर इधर है और एक टावर इधर है ऑन द टॉप ऑफ 2 हिल्स। तो ये एक इस हिल पर था, एक इस हिल पर था। इन दोनों हिल्स के बीच में द लाइन जॉइनिंग देम passes 50 मीटर above a hill halfway between the hills halfway between the towers। तो इन दोनों टावर्स के हाफवे रास्ते में एक और हिल है और उस हिल के ऊपर से आपने 50 मीटर, इस हिल से 50 मीटर अबव
ये 50 मीटर का डिस्टेंस हो गया हिल से अबव, यानी कि 40 मीटर तो टावर्स की हाइट थी, उन्होंने इन दोनों हिल्स की हाइट नहीं दी, बट वो कहते हैं कि जो मिडल में हाइट थी, द लाइन जॉइनिंग देम, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन थी ना, पासेज 50 मीटर अबव अ हिल हाफ वे बिटवीन द टावर। तो एक हिल है जो इन दोनों के हाफ वे में है, मिड वे में है। तो अगर ये टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच का 40 था, तो इस हिल का डिस्टेंस जो होगा वो कितना हो गया होगा, 20 मीटर हो गया, उसका आधा हो गया होगा। तो ये उनके आधे, उनके बीच में, मिड में, एग्जैक्टली मिड में हमने रखी हुई थी, और उससे ऊपर, उससे 50 मीटर ऊपर जो है से हम कोई रेडिएशन भेज रहे हैं, 50 मीटर ऊपर से हमने कोई रेडिएशन भेजी। व्हाट इज़ द लोएस्ट वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव विच कैन बी सेंड बिटवीन द टावर्स विदाउट एप्रिशिएबल डिफ्रैक्शन इफेक्ट। तो डिफ्रैक्शन ना हो और लाइट रेडिएशन स्ट्रेट जा सके, कहाँ तक ये पॉसिबल हो पाएगा, कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर। व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सॉरी वेवलेंथ मांग रहा है कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव विच कैन बी सेंट बिटवीन द टावर्स। तो हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ये कब हो सकता है, जब आपने कहा कि विदाउट एप्रिशिएबल डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन कब नहीं होता, ओनली फ्रेजनल्स डिस्टेंस तक नहीं होता। तो फ्रेजनल्स डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, तो हम रिलेशन लेके चलते थे, डी एफ वॉज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय योर वेवलेंथ लैम्डा। लेकिन हमें यहाँ इस केस में क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालनी है। तो डी एफ क्या हो गया, डी एफ ये हो गया, डिफ्रैक्शन कहाँ पे क्रिएट हो सकती है, इस हिल पे क्रिएट हो सकती है, क्योंकि ये अगर ये हिल उस रेंज में आ गई कि ये कॉर्नर की तरह बिहेव करे, तो यहाँ पर बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाएगी, यानी डिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो मिनिमम डिस्टेंस तो जो कंफर्म्ड है कि ये ट्रेवल करेगी स्ट्रेट, वो है 20 मीटर। तो डी एफ हमारे पास आ गया 20 मीटर। तो ये लैम्डा मैं इधर ले जाती हूँ, डी एफ को नीचे ले जाती हूँ, ये हो गया 20 मीटर का जो डिस्टेंस है वो आ गया हमारे पास इंटू क्या बोला इसने, 20 किलोमीटर है, सॉरी ये दिस इज़ किलोमीटर, ओके दिस इज़ 20 किलोमीटर। तो मैं किलोमीटर में कन्वर्ट कर देती हूँ इसको, तो आप 23 लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, 20 × 10⁻³ आ गया। तो मैंने आधा लेना था डिस्टेंस। अब वो कहता है कि ए कितना होगा, अब ए होगा हमारा 50 मीटर, कि आपने जो रेडिएशन यहाँ से भेजी वो अगर 50 मीटर, यानी 50 मीटर अबव से भेज रहे हो, आपने बोला लाइन ज्वाइनिंग देम पासेस 50 मीटर अबव द हिल, तो इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन है वो 50 मीटर हिल से ऊपर जा रही है। तो इसका मतलब अगर आपने यहाँ से कोई रेडिएशन भेजी होगी, तो ये हिल जो है इनकी हाइट से 50 मीटर नीचे है, इनके टिप टू टिप से 50 मीटर नीचे है। तो अगर आपने कोई रेडिएशन भेजी हुई है, वो स्प्रेड कर ले 50 मीटर तक, अगर वो 50 मीटर तक स्प्रेड करती है तो वो हिल को टकराएगी नहीं। अगर वो नहीं टकराएगी तो ये सोच लीजिए कि वो उतना ही डिफ्रैक्शन, मिनिमम डिफ्रैक्शन दे रही है यहाँ पर। अगर टकरा जाती है तो वो फर्दर डिफ्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि कॉर्नर्स पे फिर डिस्पर्शन होगा, सॉरी डेविएशन, डिफ्रैक्शन होगा, और कॉर्नर्स पे डिफ्रैक्शन होने की वजह से और ज़्यादा डेविएशन क्रिएट हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, हम कह रहे हैं कि उसका जो स्प्रेड हो वो कम से कम 50 मीटर हो, उससे ज़्यादा ना हो। जो रेडिएशन आपने यहाँ भेजी है, रेडियो वेव्स आपने भेजी, उनका जो स्प्रेड था वो कितना हो जाए, वो सिर्फ 50 मीटर तक हो, ताकि वो हिल से बच सके। तो हमने वो 50 मीटर, यानी कि वो आपको स्लिट साइज़ दे दिया। कंडीशन क्या होती है कि जितना स्प्रेड होता है उतना ही स्लिट साइज़ हो। तो स्लिट साइज़, यहाँ स्लिट तो कुछ नहीं थी, तो रेडिएशन वेव्स भेजी गई हैं, तो जितना एंगुलर विड्थ मिला उसको, मतलब स्पैन मिला, वही हमें यहाँ पुट करना है। तो 50 इंटू उसका भी हमें स्क्वायर करना है। अच्छा, दिस इज़ जस्ट 50 मीटर, तो इसमें तो कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, बल्कि हमें इसको स्क्वायर करना है। तो विल सॉल्व इट एंड विल कैलकुलेट, विल गेट द आंसर फाइनल एज 12.5 सेंटीमीटर। जस्ट अंडरस्टैंड करना ही क्वेश्चन को मुश्किल हो जाता है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ और एनसीईआरटी के रिमेनिंग क्वेश्चन लेंगे और कुछ सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस भी लेंगे। थैंक यू।